तीन दामाद की सास पार्ट 1। कावेरी जी के पति का देहांत हुए काफी वक्त हो गया था। कावेरी जी की 3 बेटियां थी, ईशा, मोहिनी और सुहाना। तीनों ही काफी होशियार और नौकरी करने वाली थी, लेकिन उन तीनों से कावेरी जी इतना प्यार करती थी कि उनकी शादी की उम्र होने पर भी उन्हें पराए घर भेजने का उनका मन ही नहीं हुआ। अरे तुम तीनों मेरे कलेजे का टुकड़ा हो। जब भी तुम्हारी शादी के बारे में सोचती हूँ ना, बड़ा डर लगता है। सही कहती हो मम्मी, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, मम्मी पापा के जाने के बाद अब बिल्कुल अकेली हो गई हैं। और मम्मी, अगर हम तीनों शादी करके चले गए तो आपका ख्याल कौन रखेगा? लेकिन अपनी खुशी की वजह से मैं तुम तीनों को बिना शादी के भी तो नहीं देख सकती ना बेटा। समाज के हिसाब से देखे तो यह भी गलत होगा और मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। लेकिन तुम तीनों से दूर होने के बारे में सोचती हूँ तो अजीब सा लगता है। लेकिन मम्मी, हम आपको इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। एक काम करते हैं मम्मी, शादी के बाद ना आप मेरे साथ मेरे ससुराल में चलना और मेरे साथ ही रहना। अच्छा, और तेरी सास मुझे रहने देगी तेरे ससुराल में? अरे बेटा, वहाँ ऐसा नहीं होता। बेटी की माँ कभी अपनी बेटी के ससुराल जाकर नहीं रह सकती। एक काम करते हैं माँ, आप ईशा और सुहानी की शादी कर दीजिए और मैं हमेशा आपका बेटा बनकर आपके साथ ही रहूंगी। मुझे नहीं करनी शादी। अरे मेरी बेटियाँ मुझसे कितना प्यार करती है, मेरी वजह से अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाने को तैयार है। लेकिन मैंने ना इससे भी एक अच्छा उपाय सोचा है। क्या मम्मी? अगर आपके पास कोई सलूशन है तो फिर क्यों परेशान हो आप? बताइए, क्या करना चाहती हैं आप? मैंने सोचा है कि अखबार में इश्तिहार देकर तुम तीनों के लिए 3 घर जमाई दामाद ढूंढ लूंगी। वैसे भी नौकरी तो तुम तीनों अच्छे से कर लेती हो, कमा भी अच्छा खासा लेती हो। कोई भी लड़का तैयार हो जाएगा तुमसे शादी करने के लिए। अरे मम्मी, ये हुई ना बात, इससे हमें आपसे दूर भी नहीं जाना पड़ेगा और आपको अकेला भी नहीं रहना पड़ेगा। हाँ मम्मी, ये बहुत अच्छा तरीका है। मैं तो कहती हूँ आज ही अखबार में ऐड निकलवा देते हैं। बिल्कुल, आज ऑफिस जाते वक्त मैं ये काम कर दूंगी। और कुछ ही दिनों के बाद कावेरी जी को 3 घर जमाई दामाद विवेक, सुमित और अविनाश मिल जाते हैं और वो उन तीनों लड़कों से अपनी तीनों बेटियों की शादी करवा देती है। शादी के कुछ दिन के बाद, अरे अब शादी हो गई, छुट्टियां खत्म, तुम तीनों जाकर नौकरी करो, कुछ काम करो। अरे मम्मी जी, कमाल करती है आप। अब घर जमाए इसलिए थोड़ी ना बनाए कि हम बाहर जाकर नौकरी करें। मम्मी जी, मेरा तो घर जमाए बनने का मकसद ही यही था कि कमाने वाली बीवी मिल जाए। बाहर जाकर काम करने से तो मेरा दिल घबराता है। घर का कोई काम है तो बता दीजिए मुझे। अगर ऐसी बात है तो शाम का खाना बनाओ। मेरी बेटियां नौकरी से थकी हारी आती है, अब नौकरी नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, घर का काम करो तुम लोग। मैं तो घर का काम करने में बहुत खुश हूँ, बस ये बाहर धूप में निकलना, रास्ते में जाना, नौकरी करना, ये सब मुझसे नहीं होता। बिल्कुल ठीक कह रहा है सुमित। अरे गर्मी में, बारिश में, सर्दी में घर से निकल कर जाना और उधर बॉस की चिक चिक सुनना, इससे बढ़िया तो ये है कि मैं घर में झाड़ू पोछा कर लूं। ठीक है, फिर तुम झाड़ू पोछा करना। अविनाश शाम का खाना बनाएगा और विवेक तुम सुबह का नाश्ता और खाना बनाओगे। मेरे तीनों दामाद घर संभालेंगे और बेटियां नौकरी करेंगी। अगले दिन सुबह के वक्त, मम्मी मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, नाश्ता चाहिए। अरे उस विवेक से कहा तो था कि सुबह का नाश्ता उसे उठकर बनाना है। अभी जाकर देखती हूँ क्या कर रहा है विवेक। अभी तक सोया हुआ है क्या? सुबह के 10 बज गए हैं। सोने दीजिए ना मम्मी जी, क्या हमेशा हिटलर की तरह हाथ में डंडा लेकर खड़ी रहती हैं? मैंने कहा सीधे उठकर खड़े हो जाओ और जाकर नाश्ता बनाओ। लेकिन मम्मी जी, बिस्तर में से निकलते ही कोई नाश्ता कैसे बनाएगा? 2 मिनट, वॉशरूम जाकर आता हूँ। बिल्कुल नहीं, सीधे रसोई में पहुँचो, मेरी बेटी को ऑफिस जाने में देर हो रही है। कुछ देर के बाद, हे भगवान, दोपहर के 12 बजे हैं लेकिन घर इतना गंदा पड़ा है। सुमित से कहा था मैंने समय पर झाड़ू पोछा कर देना। सुमित,
कहाँ हो तुम? क्या हुआ मम्मी जी? सुबह की चाय तो पीने दीजिए, आप भी याद करती हैं, चिल्लाती ही रहती है। ये सुबह की चाय है या दोपहर की चाय? अगर तुम 12 बजे उठकर सुबह की चाय पियोगे तो क्या शाम का खाना रात के 3 बजे खाओगे? मम्मी जी चिल्लाइए मत, बताइए बात क्या है? अरे 12 बज चुके हैं, अभी तक झाड़ू पोछा नहीं हुआ, घर में देखो कितनी गंदगी है। अच्छा तो आप इसलिए परेशान हैं। ओ क्या है ना मम्मी जी, आज मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। रात को उल्टी करवट से सो गया था, हाथ हिलाया भी नहीं जा रहा। कौन से हाथ में दर्द है दामाद जी? इस सीधे हाथ में मम्मी जी, हाथ हिल भी नहीं रहा है। विवेक, सुन लिया तुमने? सुमित के हाथ में इतना दर्द है कि बेचारे का हाथ भी नहीं हिल रहा। आज तो ये खाना भी नहीं खा पाएगा, तो एक जन का खाना कम ही बनाना। ठीक है मम्मी जी। अरे नहीं मम्मी जी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब है खाना तो खाऊंगा ना। अरे लेकिन कैसे? हाथ तो हिल भी नहीं रहा है। अरे मम्मी जी, आपको ना किसी जेल में जेलर होना चाहिए था, बेकार में हमारी सास बनकर जिंदगी खराब कर रही हैं। अरे लगाता हूँ पोछा, एक बेचारा घर जमाई और कर भी क्या सकता है। शाम को जब ईशा, सुहाना और मोहिनी ऑफिस से लौट कर आती हैं, मम्मी शाम के खाने में क्या बना है? अब ये तो तेरे पति को ही मालूम होगा ना बेटा, उसने ही खाने की जिम्मेदारी ली थी। लगता है मम्मी आपने ये घर जमाए वाला तरीका अपनाकर मुसीबत मोल ले ली है। आपके तीनों घर जमाए कितने आलसी हैं। मेरे वाले को देखो, दोपहर के 12 बजे सुबह की चाय पीता है और काम क्या करना चाहता था? घर का झाड़ू पोछा। मम्मी बता रही थी कि आज उसने घर का झाड़ू पोछा शाम के 5 बजे किया था। अब क्या बताऊं बेटा, सुबह से हाथ दर्द का बहाना करके बैठ गया था। कहता है हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, हिला भी नहीं जा रहा। सब बहाने मम्मी, ये तीनों घर जमाए मिलकर ना बस बैठकर खाना खाना चाहते हैं, काम धाम तो बिल्कुल नहीं करना चाहते। तो लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा ना, मुझे इन तीनों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अरे तो मम्मी आप हिटलर से कम है क्या? आपने जब हम तीनों को सबक सिखा कर इतना लायक बना दिया, तो इन तीनों नालायक दामाद को भी आप कुछ न कुछ तो बना ही देगी। हाँ मम्मी, बस अपने अंदर के हिटलर को बाहर लाइए और अपने तीनों दामादों को अच्छी तरह से सबक सिखाइए। रही बात आपकी बेटियों की, तो हम तीनों तो हमेशा से आपके साथ हैं। अरे लेकिन बेटा इस काम के लिए तुम तीनों को मेहनत करनी पड़ेगी। कैसी मेहनत मम्मी? ऑफिस में तो वैसे ही बहुत मेहनत करते हैं हम तीनों। अरे प्रेग्नेंट हो जाओ, प्रेगनेंसी का बहाना बनाकर कह दो कि तुम तीनों ने नौकरी छोड़ दी है 2 साल के लिए, और जब घर में खाने के पैसे नहीं होंगे तो अपने आप काम पर जाएंगे ये तीनों। वाह मम्मी क्या आइडिया दिया है, मैं तो कल ही जाकर कहने वाली हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। फिर देखना कैसे मेरा पति अविनाश भाग भाग कर काम पर लग जाएगा। और फिर 2 दिन के बाद, सुमित मैं ना प्रेग्नेंट हूँ और इसलिए अगले 2 साल के लिए मैंने अपनी जॉब छोड़ने का फैसला ले लिया है। विवेक पापा बनने वाले हो तुम, अब से ना तुम्हें ऑफिस जाना होगा क्योंकि मैं तो 2 साल के लिए छुट्टी पर चली गई हूँ। अविनाश अब तुम्हें जिम्मेदारी संभाल लेनी चाहिए, वरना ये घर कैसे चलेगा? हम दोनों मम्मी पापा बनने वाले हैं। लेकिन कावेरी के तीनों आलसी दामादों पर अपनी बीवियों की बात का कोई असर नहीं हुआ। धीरे धीरे कावेरी जी को चिंता होने लगी क्योंकि उनके प्लान के हिसाब से तीनों बेटियों ने ऑफिस जाना बंद कर दिया था। आखिर क्या तरीका अपनाएंगी कावेरी अपने आलसी दामादों को काम करना सिखाने के लिए? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का पार्ट 2। बीवी को बच्चा ना होने के कारण वो दूसरी शादी करता है, लेकिन जब दूसरी शादी से भी बच्चा नहीं होता तो वो तीसरी शादी करता है, और तीसरी शादी करने के बाद भी जब उसे संतान का सुख प्राप्त नहीं होता तो वो डॉक्टर को दिखाता है। और फिर बलविंदर जी, दोष आपकी बीवियों में नहीं आप में है। आप में ही कुछ मेडिकल रीजंस की कमियां हैं जिनके कारण आप कभी भी किसी बच्चे के बाप नहीं बन सकते। अरे बाप रे, ये तो घोर समस्या हो गई। एक बच्चे का बाप बनने का मेरा सपना था और आज वही चूर चूर हो गया।
3 बीवियों में पहली बीवी इंद्राणी, दूसरी बीवी सुधा और तीसरी बीवी कलावती। मुझे एक माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त करना है। मुझे भी, इसीलिए तो मैंने शादी की थी। अरे लेकिन अब किसे पता था कि हमारे पतिदेव में ही कमी होगी। अब हम क्या करें? हम एक बच्चे को गोद लेते हैं। तीनों एक बेटे को गोद लेते हैं जिसका नाम प्रमोद रखा जाता है। 20 साल बाद अब तीनों भी बूढ़ी हो चुकी होती हैं। बलविंदर भी बूढ़ा हो चुका था। प्रमोद एक अच्छी नौकरी करता है। उसकी शादी की उम्र हो चुकी थी, इसलिए तीनों माएं प्रमोद की शादी पाखी नाम की एक लड़की से करा देते हैं। शादी के बाद बहू पाखी की पहली रसोई की रस्म की बारी आती है। मेरी प्रिय 3 सासू माओ, आज मेरी पहली रसोई है। बताइए क्या बनाऊं? क्या पसंद है आप तीनों को? बहू तू ना कढ़ाई पनीर, सूजी का हलवा और पुदीने की चटनी बना दे। अरे नहीं नहीं, ये क्या पसंद है? अरे पाखी बहू, तू छोले भटूरे, सरसों दा साग और मक्के दी रोटी बना और पंजाबी लस्सी भी बना दे। ओफो, सच में मेरी सौतनो, खाने के मामले में तुम्हारा टेस्ट और चॉइस दोनों भी बकवास है। बहू, नॉर्मल सिंपल सात्विक भोजन बना दो और हलवा पूड़ी खीर का भोग चढ़ा दो भगवान को मंदिर में। अरे कैसे तुम दोनों अपनी मनमानी कर रही हो? मैं तुम दोनों से पहले आई थी बलविंदर जी के जीवन में, और तुम दोनों से उम्र में भी मैं बड़ी हूँ। इसका मतलब मैं पाखी बहू की बड़ी सास हुई? नहीं, उम्र बस एक अंक होती है। मैंने सबसे ज़्यादा देखभाल की है प्रमोद की, इसलिए मैं एक सास होने का ज़्यादा हक रखती हूँ। पाखी बहू, तुझे मेरी बात माननी होगी। नहीं, तू मेरी बात मानेगी। जो मैंने कहा है वही तू करेगी। नहीं, मेरी बात मानेगी वो। नहीं मेरी। तीनों सास आपस में चिल्लाने लगती है और फिर वहां पर बलविंदर और प्रमोद आ जाते हैं। अरे ये क्या बिल्लियों की तरह लड़ रही हो तुम तीनों सास? पाखी बहू को घर में आए पूरे 24 घंटे भी नहीं बीते हैं। बाकी तुम एक काम करो, तीनों माओं की कही गई डिशेस में से हर एक की 50-50% डिशेस बना दो। लेकिन बस, अब प्रमोद ने कह दिया सो कह दिया। तुम तीनों अब झगड़ना और बहस करना बंद कर दो। पाखी तीनों सासू की कही गई आधी आधी डिशेस बनाती है और इस तरह अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करती है, जिसके बाद उसकी तीनों सास उसे शगुन और नेक देती हैं। फिर एक दिन, अरे पाखी बहू, तुमने अपना सारा काम निपटा लिया है ना? तो जरा यहाँ आना। मेरे ना घुटनों की मांसपेशियों में बड़ा दर्द हो रहा है। जरा तेल या बाम से मालिश तो कर दे बेटा। तभी वहां पर इंद्राणी और कलावती भी आते हैं। पाखी बहू, चलो मेरे साथ बाजार। मुझे ना नई साड़ियाँ खरीदने हैं। तुम्हारी फैशन सेंस बहुत अच्छी है ना, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। अरे पर मैं यहाँ पे पहले आई, तुम्हारे साथ ही सही, लेकिन मेरी स्पीड सबसे तेज थी। पाखी बहू, मेरे कमरे की अलमारी और पर्दे साफ कर दो ना, बहुत धूल जम गई है। मुझे खांसी भी आ रही है। अरे ऐसे कैसे तुम दोनों मेरी बहू को अपने साथ ले जा सकती हो? सबसे पहले मैंने बहू को कहा है कि वो मेरे घुटनों की मालिश कर दे। अब जाओ, 1 घंटे के बाद अपनी ये फीकी शक्लें लेकर फिर से आना। सुधा मैडम, ज्यादा ना बोलो। पाखी बहू को तुम दोनों से ज्यादा नेक दिया है मैंने, इसलिए पाखी बहू तो मेरा ही काम करेगी। और वैसे भी ये सुशील सर्वगुण संपन्न बहू अपनी इस बेचारी बूढ़ी सास को खांसते हुए कैसे देख सकती है? क्यों पाखी बहू? हाँ, पर नहीं पाखी बहू, तुम इन दोनों की भावनाओं के जाल में मत फंसो। और रही बात शगुन और नेक की, तो रिश्तों को प्यार के भाव से तोला जाता है, ना कि पैसों के भाव से। मतलब ही कहीं के। ओ इंद्राणी, ज्यादा मत उछलो, पता है कौन कितना मतलबी है। उफो, अब फिर से आप तीनों मत शुरू होइए। मैं आप तीनों की काम करूंगी, लेकिन बारी बारी। सबसे पहले सुधा सासू माँ का, फिर कलावती सासू माँ और फिर इंद्राणी सासू माँ का। इसके बाद तीनों सासू में फिर से लड़ाई और कहासुनी छिड़ जाती है। फिर एक दिन जब पाखी घर का किराने का सामान लेने बाहर निकल रही होती है कि तभी, बहू, मुझे ना मेरा पुराना संदूक नहीं मिल रहा।
तू आकर ढूंढ देगी क्या? अब ठीक है इंद्रानी सासू माँ। पाखी इंद्रानी के कमरे में जा ही रही होती है कि तभी उसे सुधा रोक लेती है, हाथ में खूबसूरत साड़ी लिए। पाखी बहू, ये मेरे ना साड़ी पर पिछली बार अचार गिर गया था, इसे प्लीज अच्छे से धो देना। वो कल शाम को विमला जी के बेटे की शादी में जाना है ना, एक ही बार पहनी है ये साड़ी मैंने। अभी धो देगी तो कल तक अच्छे से सूख जाएगी और कड़क इस्त्री करके मैं तेरा परफ्यूम मार कर शादी में जाऊंगी। हाँ लेकिन सुधा सासू माँ, उतने में कलावती भी वहाँ पर एक कढ़ाई लेकर आ जाती है। पाखी बहू, ये मैंने कल रात को मेहंदी भिगोई थी लोहे की कढ़ाई में, मेरे बालों में लगा देना बिटिया। तू तो मेरी प्यारी बहू है ना? इंद्रानी वहाँ आ जाती है और तीनों सास फिर से एक दूसरे को गुस्सेल आंखों से देखती है और फिर से आपस में लड़ना शुरू कर देती है। तुम अपने आप को समझती क्या हो? खरीद लिया है क्या मेरी बहू को? ये मेरी बहू है। तुम मेरी पड़ोसन है क्या? ये मेरी भी बहू है और मेरा भी इस पर उतना ही हक है जितना कि तुम्हारा। तुमने खरीद नहीं लिया है ना, तो ये मेरी है, सिर्फ मेरी इकलौती बहू मेरी पाखी, मेरा ही काम करेगी। क्यों पाखी? नहीं नहीं, ये मेरा काम करेगी। पहले मैंने आवाज लगाई थी। तुम दोनों तो ऐसी बहू पाने के लायक भी नहीं हो। हट जाओ तुम दोनों और खुले मैदान में जाकर एक दूसरे से लड़ो और नोचो एक दूसरे को। लेकिन पाखी बहू तो सिर्फ मेरी ही सुनेगी और मेरे ही आदेशों का पालन भी करेगी। तीनों सासों के बढ़ते झगड़े को देख पाखी अपना आपा खो देती है और जोर से चिल्ला पड़ती है। बस बहुत हुई आप तीनों की तू मैं। अरे रोज ना ड्रामा लगाती रहती हो। 50 साल की बूढ़ी औरतें हो गई हो, फिर भी बच्चों की तरह लड़ती रहती हो। अब बस बहुत हुआ। अब तो मैं आप तीनों में से किसी की भी बात नहीं सुनूंगी और मैं जा रही हूँ ये घर छोड़ के। अब मुझ में और सहन शक्ति नहीं बची, मैं चली। अब लड़ो झगड़ो, एक दूसरे को मारो पीटो नोचो, जो करना है करो। पाखी अपना सूटकेस लेकर घर से बाहर निकलने लगती है। तभी तीनों सास बेहद घबरा जाती हैं और भावुक होकर पाखी से विनती करने लगती है। पाखी बहू, बहू हमें छोड़कर मत जाओ ऐसे। अरे हम तुम्हारे बिना मर जाएंगे। इतने कम समय में ही तुम हम सबकी जीने की वजह बन चुकी हो। माफ कर दो हमें बेटा। हाँ पाखी बहू, हम आइंदा से कभी नहीं लड़ेंगे और हंसी खुशी मिलकर बात करते रहेंगे, वादा करते हैं। हाँ बहू, लेकिन तू मत जा प्लीज। ये घर तेरे बिना सुना सुना हो जाएगा। हम तीनों सासों की एक ही तो बहू है, लेकिन हम अपनी एक बहू को बेटी की तरह प्यार देंगे, उसके साथ सहेलियों की तरह रहेंगे। लड़ाई झगड़ा सब कुछ छोड़ देंगे बेटा, लेकिन तू छोड़ के मत जा। अपनी तीनों सासों को भावुक देखकर पाखी की भी आंखें भर आती है और वो उन तीनों को माफ कर देती है और उनके गले लग जाती है। इसके बाद तीनों सास अपनी एक बहू संग खुशी से मिलजुल कर रहती हैं और आपस में जरा भी लड़ाई झगड़े नहीं करती। समझदार सीधा सादा इंसान शादी करता है तो लड़की देखता है, उसके गुण परिवार देखता है। लेकिन क्या हो अगर शादी की जाए लड़की की बहनें देखकर? देखिए जरा। तुम्हारे तो बड़े ठाठ चल रहे। एक तरफ है घरवाली और दूसरी तरफ 3 साली। ऐसा नसीब तो बहुत कम लोगों का होता है भाई। वही तो, पूरा दिन ऐसे ही मज़े में निकल जाता होगा। दिन में साली, रात को घरवाली। हमको तो तुमसे जलन होने लगी है यार। जिंदगी हो तो तेरे जैसी। अच्छा, इतनी ही जलन हो रही है तो तुम भी कर लो शादी। ढूंढ लो ऐसी लड़की जिसकी 3-4 बहनें हो। अरे अब कहाँ हर किसी की किस्मत तुम्हारी तरह अच्छी थोड़ी ना होती है। वैसे मानना पड़ेगा तुझे, तेरा टाइम तो ऐसे ही निकल जाता होगा। तेरी जालियां हर वक्त जीजा जी कहकर तितलियों की तरह तेरे आसपास जो मंडराती रहती होगी। ये तो सच कहा। तुम लोगों ने शादी वाले दिन नहीं देखा? वो तीनों मेरा किस तरह ख्याल रख रही थी। मुझे 1 सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रही थी। यार लग रहा था जैसे एक नहीं 4 शादी कर रहा हूँ। पति की ये सारी बातें पत्नी सुन लेती है। अच्छा,
तो इसको मेरी बहनों के साथ टाइम पास करना अच्छा लगता है। कैसा पति है, मन करता है कि इसको अभी जाकर बताऊं, लेकिन नहीं कर सकती, नहीं तो मुझे इस घर से निकाल देंगे और मैं तो यहाँ से बिल्कुल नहीं जाऊंगी। कितना बड़ा घर है। पर कोई ना। अगले दिन, जीजा जी, दीदी, आप दोनों यहाँ? कितने दिनों बाद आप दोनों का इस घर में आना हुआ है। आइए आइए, अंदर आइए। अरे जीजा जी आए हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब मेरी साली ने बोल दिया है तो मुझे तो अंदर आना ही पड़ेगा। ये लो तुम सब के लिए तोहफे। और बताओ कहाँ चलना है सबको घूमने के लिए? जीजा जी, आप ना दुनिया के बेस्ट जीजा जी हो। अरे आप तुम तीनों अपनी बहन और जीजा जी से वही सारी बातें करोगी या उन्हें अंदर भी बिठाओगी? जाओ कुछ खाने पीने के लिए लेकर आओ। अंदर आइए जीजा जी, बाहर क्यों हैं आप? पति पत्नी दोनों माँ से मिलते हैं और सालियाँ अपना तोहफा देखती है। जीजा जी ये क्या है? ये सैंडल्स तो मेरे पास पहले से ही है, मुझे तो नेकलेस चाहिए था। अच्छा सॉरी, मुझे पता नहीं था। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आया तो चलो कोई बात नहीं, हम दोनों अभी मार्केट जाकर बदलवा कर आते हैं। नेकलेस भी ले लेना, ये कौन सी बड़ी बात है। तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर दूं। क्या सच्ची जीजा जी? जीजा जी, प्यारे प्यारे जीजा जी। अरे ठीक है, चलो तुम अभी मेरे साथ, मैं तुम्हें दूसरा तोहफा दिलवाता हूँ। अरे जमाई जी रहने दीजिए, इसकी क्या जरूरत है? अरे नहीं सासू माँ, इसकी ज़रूरत है। ये मेरी साली साहिबा है, इनका हुक्म सर आंखों पर। माँ सही बोल रही हैं, वैसे इसकी कोई ज़रूरत तो है नहीं, इनके पास वैसे भी बहुत सामान है। ये लोग वहाँ जाकर सिर्फ आपके पैसे खर्चेंगे। अरे तो क्या हुआ, ये उनका हक है। वैसे भी तो साली होती ही है आधी घरवाली। जमाई जी क्या मतलब? देखिए ये तीनों मेरी सालियां हैं और साली भी तो आधी घरवाली होती है, तो हक तो इनका भी बनता है ना। क्यों बीवी साहिबा? पति के रंगीन मिजाज का तो बीवी को पता होता ही है, लेकिन पैसे वाले पति को कहती भी क्या। हाँ सही बात है। अरे माँ कुछ नहीं, ये बस मजाक कर रहे थे, आप लोग जाइए। ऐसे ही पति अपनी 3-3 सालियों को खूब मजे करवाता, उनको हमेशा अपने इर्द गिर्द घुमाता, कभी शॉपिंग पर ले जाता, कभी खाने पर और कभी घूमने। लेकिन एक दिन, जीजा जी वहाँ चलते हैं ना, लगता है कोई नई दुकान खुली है, एक बार वहाँ चलकर देखते हैं क्या? अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो मैं तो वहीं जाऊंगा जहाँ तुम कहोगी। पति जैसे ही उस दुकान में घुसता है, उसे अपनी बीवी दिखती है, वो भी किसी लड़की के साथ हाथ पकड़े हुए। अरे दीदी तुम यहाँ, और ये कौन है? अरे सलोनी, तुम्हें भी मार्केट आना था, मुझे बता देती, हम लोग भी मार्केट आए थे, तुम भी हमारे साथ चली आती। और ये कौन है? मुझे लगा तुम किसी लड़की के साथ आई होगी, लेकिन तुम्हारे तो रंग ढंग ही कुछ और दिख रहे हैं। ये मेरा स्कूल फ्रेंड है, बहुत टाइम बाद मिल रही हूँ और सोचा जब यहाँ तक आ ही गई हूँ तो शॉपिंग भी कर लूँ, इसलिए बस अब मैं घर ही जा रही थी, चलती हूँ, ओके बाय। ये बोलकर पत्नी और उसका बॉयफ्रेंड वहां से चले जाते हैं। शाम को, कौन था वो जिसके साथ आज तुम शॉपिंग पे गई थी? और तुम दोनों का क्या रिश्ता है? तुम्हारे चाल चलन ऐसे होंगे ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। अरे फिर मुझसे शादी क्यों की? अरे मैंने बताया तो सही, स्कूल फ्रेंड है, जस्ट फ्रेंड, ओवर रिएक्ट मत करो। हाँ झूठ मत बोलो, फ्रेंड ही है या बॉयफ्रेंड? क्योंकि मैंने आज तक किसी को फ्रेंड का हाथ पकड़कर बाजार में घूमते नहीं देखा। नाक कटा कर रख दी मेरी। अच्छा, ऐसे तो मैं भी बोल सकती हूँ। तुम वहाँ मेरी बहनों के साथ क्या कर रहे थे? मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम मेरी बहनों के साथ मार्केट जा रहे हो? इसमें छुपाने वाली क्या बात थी? अरे शॉपिंग करने गया था, और बोल तो ऐसे रही हो जैसे जानती ही नहीं। और वैसे भी बात बदलने की कोशिश मत करो, सच सच बताओ कौन है वो और कब से चल रहा है? मैं जानता हूँ वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही है, तुम्हारी बहन ने मुझे सब कुछ बताया। तुम पहले उससे शादी करने वाली थी, लेकिन तुम्हारी माँ नहीं मानी। हाँ, वो मेरा बॉयफ्रेंड है और मैंने कभी उससे ब्रेकअप किया ही नहीं था। बस खुश, और बोलो क्या सुनना है? वो तो उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए माँ ने उससे मेरी शादी नहीं होने दी, वरना तो क्या? हाँ वरना तो क्या? कितनी बेशर्म औरत हो,
अपने पति के होते हुए किसी और लड़के के साथ चक्कर चलाते तुम्हें शर्म नहीं आई? जब तुम उससे इतना ही प्यार करती थी तो मुझसे शादी क्यों की? उसी से कर लेती। मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बल्कि पैसों के लिए मेरी माँ मेरी शादी किसी बड़े पैसे वाले घर में कराना चाहती थी, इसलिए। क्या तुमने मुझसे बस मेरे पैसों के लिए शादी की? कितनी सेल्फिश हो। अरे शादी दो आत्माओं का मेल होता है, पवित्र रिश्ता। लेकिन तुम जैसे लोग क्या समझेंगे? इतना शौक क्यों लग रहा है तुम्हें? तुमने भी तो मुझसे शादी मेरी बहनों को देखकर ही की ना। तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ नहीं जानती? इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि ये बात किसी को मत बताना, वरना तुम जानती ही हो ये बात सामने आने पर बेइज्जती मेरी ही नहीं तुम्हारी भी होगी। तो बेहतर यही होगा कि जो जैसा चलता आ रहा है उसे वैसे ही चलने दो। पति बीवी की बात सुनकर हैरान रह जाता है कि उसके फोन पर साले का फोन आता है। देखो, तुमने तो मेरी बहनों का नाम भी BV1 BV2 के नाम से सेव किया है। अरे वो तो साली आदि। वो बोल ही रहा होता है कि बीवी जोर से चिल्ला देती है, बस करो। अगर तुम्हें अब भी अक्ल नहीं आई ना तो कभी नहीं आएगी। मैंने तो सिर्फ मजाक किया था, वो मेरा दोस्त नहीं दूर का भाई था। तुम्हें सबक सिखाने के लिए मैंने किया था, लेकिन लगता है कि। ये बोलकर बीवी चुप हो जाती है। नहीं नहीं, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें किसी के भी साथ नहीं देख सकता हूँ, सॉरी। शांति की आदत थी वो सभी का बहुत मजाक उड़ाती। एक दिन उसके दरवाजे एक साधु बाबा आते हैं जिनके बाल लंबे लंबे होते हैं। बेटी, बाबा भूखा है, कुछ खाने को दे दे। हाँ बाबा आई, खाने को तो बनाया है लेकिन अपने लिए, आपके लिए तो ये ब्रेड है, ले लो। बेटी, बाबा रोटी खाना चाहता है। वो क्या है ना, सुबह से भिक्षा नहीं मिली, 2 रोटी तो बना दे। हाँ हाँ जरूर बना देती, ससुर है ना आप मेरे। वैसे बाबा, बालों में कौन सा तेल लगाते हैं जो इतने लंबे काले और घने बाल हैं? पहले राज बताओ, फिर मैं रोटी बनाती हूँ। बाबा को शांति की बात पर गुस्सा आ जाता है। तू बाबा का मजाक उड़ा रही है? जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू गंजी हो जाएगी। शांति बाबा की बात पर जोर जोर से हंसती है। श्राप? अरे श्राप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे भगवान हो। अरे इतनी ही बात पूरी हो जाती है तो भूखे क्यों घूमते हो? रोटी मांग लिया करो ना। मूर्ख लड़की, तू तो मजाक उड़ाने से बाज ही नहीं आ रही। मैं तुझे और श्राप देता हूं कि तेरे घर में जो भी औरत आएगी सब गंजी हो जाएगी। बाबा वहां से चला जाता है और शांति के बाल धीरे धीरे झड़ने शुरू हो जाते हैं और एक दिन तो वो पूरी टकली हो जाती है और वो अपने पति से कहती है, हाय रे, इस शहर का पानी भी ना कितना गंदा है। एक मेरे मायके का पानी था जिससे नहाने से बाल ही बाल लहराते थे, और एक तुम्हारा शहर। गंजी हो गई हूं मैं। अरे पर मैं ठीक हूं, मेरे 3 लड़कों के बाल ठीक है, एक तेरे ही बाल कैसे चलेगा? बात तो कोई और लगती है। लेकिन शांति को जरा सा भी बाबा का श्राप याद नहीं होता। खैर, दिन बीतते हैं, शांति को विग लगाने की जरूरत पड़ जाती है और एक बार पड़ोसन आती है। अरे शांति, तेरे ना तो सास घर में ना ससुर, क्यों सारा दिन सर ढकी रहती है? इतनी संस्कारी तो तू है नहीं। हाँ, अरे क्या बताऊं, पूरे बाल झड़ गए, टकली हो गई हूं मैं, टकली। अरे अरे चुप कर शांति, कोई सुन लेगा। एक काम कर, वो डॉक्टर बाल है ना, उनके पास चली जा, वो तुझे आर्टिफिशियल हेयर लगा देंगे, फिर तो पहले से भी बहुत अच्छे बाल लहलाएंगे तेरे सर पर। शांति डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उसे हैरानी से देखता है। क्या हो गया डॉक्टर साहब, कभी टकली औरत नहीं देखी क्या? अरे देखी तो है, लेकिन इतनी टकली नहीं देखी। इतनी टकली से क्या मतलब है? टकली तो टकली होती है ना। अरे नहीं नहीं बहन,
मैंने अपने 30 साल के करियर में ऐसी टकली नहीं देखी। अरे ठीक है, पहले मेरे सर में बाल उगाने का कितना लगेगा ये बताओ। डॉक्टर सर देखते हैं और कहते हैं, ना जी ना, कुछ नहीं हो सकता। आपके सर पर बाल उग ही नहीं सकते। अंदर तक बंजर है जी आपका सर। शांति मुंह लटकाकर घर आ जाती है। अब कभी वो नकली बाल लगाती तो कभी पल्ले से सर ढकती। दिन बीतते हैं और उसके तीनों लड़के बड़े हो जाते हैं। एक दिन शांति का पति कहता है, मैं सोच रहा हूँ तीनों की शादी एक ही साथ करवा दूं। खर्चे भी बच जाएंगे और 3 बहुएं एक साथ आ जाएंगी। क्यों? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। अरे इस शहर में तीनों की शादी करवाएंगे और कल को दूसरे शहर की लड़कियों को यहाँ का पानी सूट नहीं किया तो जैसे मैं गंजी हो गई वैसे ही वो तीनों भी हो जाएंगी तो। अरे तुम बेवजह डर रही हो। देखो मेरे और तीनों बेटों के बाल बिल्कुल ठीक है। ये सब बातें छोड़ो अब। खैर, शांति की 3 बहुएं आ जाती हैं। शांति ने खास करके उन लोगों को उनके बालों को देखकर ही पसंद किया था। मैंने तो टकली होकर पूरी जिंदगी काट दी, लेकिन तुम तीनों के बाल पूरे घर की शान होने चाहिए। किसी के भी बाल कम हुए तो वो मेरे घर में नहीं रहेगी। इस घर में प्यार और इज्जत के साथ रहना है तो अपने बालों का ख्याल रखना होगा। बड़ी बहू कहती है, जी माँ जी, आप चिंता ना करें। मेरे बाल तो इतने बेशर्म हैं कि मैं आज गंजी हो जाऊं तो कल ही बढ़कर घुटने तक आ जाएंगे। दूसरी बोल पड़ी, माँ जी, मेरे बाल तो कभी एक भी नहीं झड़े, चाहे मेरी माँ ने कितना ही चुटिया पकड़कर पीटा हो मुझे। अरे माँ जी, मेरी तो दादी के बाल आज भी ऐसे हैं। माँ के तो आपने देख ही लिए हैं, मेरे बाल की तो बिल्कुल ही चिंता न करें आप। शांति भी बहुओं के लंबे काले घने बाल देखकर खुश रहती, लेकिन ये क्या, माँ जी हाय रे, मेरे बाल के तो गुच्छे गुच्छे निकल रहे हैं। शांति हैरान रह जाती है कि ये क्या, पर फिर भी बाबा की बात उसे याद ही नहीं आती कि इस घर की किसी भी औरत के सर पर बाल नहीं होंगे। ऐसे ही दूसरी और फिर तीसरी बहू के बाल भी झड़ने लगते हैं। शांति सर पकड़कर बैठ जाती है। अरे शांति, क्या हो गया? अब क्यों परेशान दिख रही हो? अरे क्या बताऊं, पहले मैं टकली हो गई, अब मेरी तीनों बहुएं भी टकली होने वाली है। देख शांति, अब तो मामला कुछ और दिख रहा है। कहीं कभी किसी ने तुझे कोई श्राप तो नहीं दिया? अब शांति का माथा ठनकता है और उसे वो बाबा याद आ जाते हैं। अरे हाँ, वो बाबा आए थे 20 साल पहले। फिर शांति उसे सारी बात बता देती है, लेकिन उसके 2 ही दिन में उसकी बाकी की तीनों बहुएं भी गंजी हो जाती हैं। हाय रे, पापा ने कहा शादी करवा दी, मैं तो गंजी हो गई। ये सब सासू माँ को मिले उस श्राप के कारण है। और कैसे हम लोगों को बोल रही थी बाल नहीं तो घर पे रहने नहीं देंगी। अरे केस कर दो ऐसी औरत पर। तीनों टकली बहुएं शांति के पास जाती है और उसे भला बुरा कहती है। माफ कर दो, क्या करूं अब मैं? तभी वहां पड़ोसन आ जाती है। मुझे उस बाबा की कुटिया मिल गई है, कल सुबह तुम चारों तैयार रहना। अगली सुबह चारों पड़ोसन के साथ बाबा की कुटिया पर जाती है। ये टकली औरतें कहाँ मेरी कुटिया में घुसी आ रही हैं? बाबा जी, आप तो ज्ञानी, परम ज्ञानी हैं, फिर क्यों हम लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं? ये शोभा नहीं देता आपको। तो क्या तुझे शोभा देता था जो आज से 20 साल पहले तूने मेरा मजाक उड़ाया था? पापा मुझे माफ कर दो, मैंने तो जैसे तैसे जिंदगी काट ली, लेकिन इन बच्चियों का क्या कसूर है? मेरी सजा इन्हें ना दे। लाख मिन्नतों के बाद बाबा कहते हैं, ठीक है, मान लिया, लेकिन आज के बाद किसी का मजाक उड़ाया तो? नहीं नहीं बाबा जी, मैं तो किसी का मजाक नहीं उड़ाती हूँ, मेरे तो संस्कार ही ऐसे नहीं है। हाँ बाबा जी, किसी ज्ञानी बाबा का मजाक उड़ाना तो बहुत बड़ा पाप है। तीसरी भी बाबा से माफी मांगने लगती है। बाबा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही निकाल दी है, प्लीज अब मेरे बाल भी मुझे
सरिता के घर में 3 बेटियां थीं। 2 नौकरी करती तो एक पढ़ाई। अरे दवाई खत्म हो रही है, कोई है जो लेकर आएगा? तभी बड़ी बेटी रिया आ जाती है। हाँ पापा, ये रही आपकी दवाई। अभी खत्म होने में वैसे 2 दिन बाकी है। 2 दिन पहले ना बोले तो कौन सुनेगा? चिल्लाना तो पहले से पड़ता है ना कि सामान खत्म है। अच्छा जल्दी से छोटी चाय बना दे दीदी के लिए। जी माँ। और हाँ, पकोड़े तल लेना, बारिश का मौसम है, मजा आ जाएगा। मैं बाजार से आलू ले आती हूँ माँ, खत्म हो रहे हैं। घर का सारा काम बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था। दोनों बेटियां पढ़ाई के बाद नौकरी कर रही थी और छोटी पढ़ाई, पिता की पेंशन और अपना मकान। लेकिन पास की कमला चाची, और रियासिया की माँ, तुम लोगों को कितने सालों से देख रही हूँ, परेशान ही देखा। भगवान एक बेटा दे देता तो। अब किसी जन्म का कर्म खराब रहा होगा चाची, जो लड़का नहीं हुआ। वैसे काश एक लड़का हो जाता। पास छोटी बैठकर पढ़ रही थी। वो माँ की बात सुनकर किताब बंद कर देती है और खिड़की में खड़ी हो जाती है। खिड़की के बाहर रवि, जो कि पास ही में रहता है। अरे छुटकी, क्या सारा दिन किताब में नजर गड़ाई रहती है? मैं नकल करना सिखा दूंगा, तू आराम से पास हो जाएगी। आजा, चलना, सब बाहर खेल रहे हैं। तू तो लड़का है, फिर पढ़ता क्यों नहीं? तेरे सर पर तो माँ पिता की जिम्मेदारी भी है ना। कैसी बात कर रही है यार? जिम्मेदारी मेरी नहीं, पिता की है। पिता की क्या जिम्मेदारी, बता। देख, माता पिता लड़की की शादी के लिए पैसा जमा करते हैं, उसकी शादी कराते हैं, उसे पढ़ाते भी है ना? हाँ, वो तो सभी माता पिता करते हैं। क्या लड़की की शादी नहीं करते? उसकी भी तो करते हैं ना। हाँ करते हैं, लेकिन क्यों, कैसे? सुन, वो लड़के को पढ़ाते हैं इसलिए कि वो बुढ़ापे का सहारा बनेगा। शादी करते हैं कि उसकी बीवी आकर घर संभालेगी। लेकिन बेटियों के लिए कोई स्वार्थ होता है? नहीं ना। तभी तो पैदा होते ही मुंह बन जाता है। अब तू सोच, तू किसी के घर जाए और वो तुझे देखकर मुंह बना ले तो कैसा लगेगा? वो तो पागल होते हैं। बेटियां जीवन भर माँ बाप के लिए सोच ले, लेकिन फिर भी वो उसे अपना नहीं मानते। बेटे दिन रात निखट्टू बने रहे, लेकिन उम्मीद उन लोगों से फिर भी बहुत होती है ना? चल छोड़ना, तू ये बता कि किस जिम्मेदारी की बात कर रहा था तू पिता की? अरे यही कि अगर बेटे को बुढ़ापे का सहारा और रिटर्न के रूप में देख रहे हैं तो इन्वेस्ट भी तो अच्छा करना चाहिए ना। छुटकी समझ जाती है कि समाज की सोच क्या है और चाहे जो हो जाए उसे किताब बंद नहीं करनी। तभी वहाँ बड़ी बेटी आ जाती है। माँ, अरे ओ माँ, ये ले मिठाई खा ले। क्या हो गया? लड़का पसंद आ गया क्या कोई? भाई ऐसा हो तो मिठाई ना ही खिला, चली जाएगी तो घर कैसे चलेगा? अरे लड़की को क्या जीवन भर बिठाने का इरादा है? तू बता बेटी, किस चीज की मिठाई खिला रही है? क्या हो गया? अरे पापा, आपको पता है ना, जिस डॉक्टर के अंडर में मैं काम कर रही थी, उन लोगों ने मेरे काम को देखते हुए मेरी स्कॉलरशिप पास करवा दी है। अब अस्पताल में ही क्लास चला करेगी, आगे की पढ़ाई भी और पैसे की कमाई भी। ये तो अच्छी बात है। तू पढ़ जाएगी तो छोटे को भी अपनी राह लगा लेना। बाकी मछली तो वैसे ही ऑलराउंडर है। तीनों बेटियों के बाद भी उन लोगों के घर किसी चीज की कमी नहीं थी। पापा, ये लीजिए कार की चाबी, मैंने आपके लिए कार ली है। अब आप कहीं भी जाएं तो अपनी कार से जाइएगा। अरे क्या जरूरत थी? जितना खर्च करोगी दहेज मांगने वालों के मुंह भी उतने ही खुल जाएंगे। तो हम दीदी की शादी ऐसे घर में करेंगे ही नहीं जहाँ शादी के लिए पैसे मांगने की जरूरत हो। अरे जो खुद खड़ा नहीं होगा वो हम लोगों के कंधे में क्यों शादी करेगा? क्यों पापा? अरे शादी में तो दहेज मैंने भी लिया था, तो क्या मैं तेरी माँ के कंधे पर हूँ? खुद की पेंशन है, बेटियां कमा रही हैं, मजे हैं। बस एक मलाल है कि बेटा नहीं हुआ। पापा, जब आपने बोला कि मजे हैं, मैं तभी समझ गई थी कि अगली लाइन में आप यही बोलेंगे कि मलाल है। कोई बात नहीं पापा, फिलहाल आप ये कार लेकर घुमाओ। माँ, तुम भी जाओ पापा के साथ। दोनों पति पत्नी
बेटी की दी गई गिफ्ट कार में बैठकर घूमने निकल रहे थे कि पड़ोसी बोल पड़ता है। अरे भाई साहब, नहीं कार, यहाँ तो साइकिल भी बेचने की नौबत है। नजर ना लगाइए भाई साहब, जीवन में कार का सपना पूरा होना हम लोगों के लिए तो बहुत बड़ी बात है। हाँ हाँ, लाखों की कार हम हजारों की कमाई वालों के लिए कहाँ मुमकिन थी, ऊपर से तब जब कोई बेटा भी नहीं है। वैसे भाई साहब, आपकी साइकिल बिक क्यों रही है? भगवान की दुआ से तो आपके 4 लड़के हैं। हाँ हाँ, आपको तो हेलीकॉप्टर से घूमना चाहिए। और खाक हेलीकॉप्टर भाई साहब, अब क्या छुपाना, 2 लड़के तो कुछ कमाते ही नहीं, सारा दिन टीवी मोबाइल में लगे रहते हैं। और बड़े 2 जो किसी तरह जिम्मेदार बने भी हैं, बहू के कहने पर 1 पैसा हम लोगों को नहीं देते, ना इज्जत है ना मान सम्मान। हाँ भाई साहब, भाभी बता रही थी, बहू के होते हुए भी नौकरानी की तरह सारा दिन लगी रहती है घर के कामों में। आप किस्मत वाले हैं भाई साहब, जो बेटियां घर के साथ साथ बाहर का काम भी पूरी जिम्मेदारी से संभाल रही हैं। हाँ वो तो है, लेकिन कब तक? एक ना एक दिन तो ससुराल निकल जाएंगी, फिर तो वही हम दोनों और वही पेंशन। आप लोग भी कौन सा संजीवनी बूटी खा कर आए हैं। चलिए चलिए जाइए, नई कार का मजा लीजिए। अच्छा ऐसा करते हैं, मेरी बहन के घर चलते हैं, काफी वक्त हो गया है मिले। दोनों बहन के घर जाते हैं, जहां उसकी बहन और उसका पति बैठकर चाय पी रहे होते हैं। अरे भाई भाभी, आज रास्ता कैसे भूल गए आप लोग? अरे हम तो फिर भी भूल गए, तुम तो कभी नहीं आते हमारे घर। अरे कोई आने का साधन भी नहीं है ना, अब बस से आना हम लोगों के बस की बात तो रही नहीं भाई। अरे दे दे, 2 कार थी आप लोगों की, कहाँ गई? भाभी वो तो जिसकी थी वो ले गया। मतलब? 2 बेटे हम दोनों से अलग हो गए हैं, अपनी कार ले गए, अब हम दोनों अकेले, खुद बनाना खुद खाना। भाई बहन के घर से मिलकर बेटी की गिफ्टेड कार में बैठकर निकल जाते।